आज के इस एक्सप्लेनर में हम देश की सबसे क्रिटिकल और बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में हुए एक ऐसे अभूतपूर्व फर्जीवाड़े को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। आखिर देश का भविष्य तय करने वाली इतनी सुरक्षित परीक्षा में सेंध कैसे लगी, इस पूरे स्कैम की एक एक परत आज हम तथ्यों के साथ खोलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए इस मामले की गहराई में चलते हैं। 22 लाख ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लाखों छात्रों की संख्या है जिनका पूरा भविष्य, जिनकी बरसों की मेहनत इस एक नीट परीक्षा पर टिकी हुई थी। ये वो एग्जाम है जिसे पास करके लोग वो डॉक्टर बनते हैं जिन पर हम और आप अपना जीवन सौंपते हैं। जब इतने बड़े स्केल पर कोई परीक्षा हो तो दांव पर लगा स्टेक भी उतना ही बड़ा होता है। अब इस पूरे खुलासे की शुरुआत कहां से होती है? एक बहुत ही साधारण से डिजिटल फुटप्रिंट से। तारीख थी 2 मई 2026। केरल से एक मेडिकल छात्र ने राजस्थान के सीकर में पीजी हॉस्टल चलाने वाले अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। इस मैसेज में एक फाइल थी जिसमें पूरे 300 सवाल मौजूद थे। साथ में मैसेज था कि इसे हॉस्टल के बाकी बच्चों तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि यही वो सवाल थे जो अगले दिन नीट एग्जाम में आने वाले थे। शुरुआत में तो ये किसी आम गेस्ट पेपर जैसा ही लग रहा था, लेकिन अगली सुबह जब एग्जाम हुआ तो सच्चाई लिटरली होश उड़ा देने वाली थी। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है कि ये लीक कितने बड़े लेवल का था। जब कोचिंग के टीचर्स ने इस व्हाट्सएप वाले पेपर को असली क्वेश्चन पेपर से मिलाया तो डेटा डराने वाला था। कुल 180 सवालों में से 135 सवाल हूबहू मैच कर गए। बायोलॉजी के पूरे 90 के 90 सवाल और केमिस्ट्री के 45 सवाल एक अनब्रोकन सीक्वेंस में थे। मतलब एक कॉमा या फुल स्टॉप तक का अंतर नहीं था। ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक 100% कंफर्म पेपर लीक था जिसने सिस्टम की पूरी धज्जियां उड़ानी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा खेल रचा कैसे गया। इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद पेपर बाहर आया कैसे? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस स्कैम के मास्टरमाइंड्स का काम करने का तरीका क्या था और उन्होंने सिस्टम को कैसे बाईपास किया। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये कोई मामूली चोरी नहीं थी, बल्कि एक बेहद सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन था। सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक में एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से पेपर की फिजिकल कॉपी उड़ाई गई। अब मोबाइल से फोटो खींचने में पकड़े जाने का रिस्क था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल किया और डेटा ट्रांसफर करने के लिए नासिक के बाहरी इलाके में एक गुप्त शैडो सर्विस सेटअप किया गया, ताकि ये आम साइबर सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग सिस्टम की नजरों से बिल्कुल बचा रहे। है ना, बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म जैसा। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो देखिए, ब्लैक मार्केट का ये पूरा फाइनेंशियल ट्रेल। नासिक में ये पेपर सिर्फ 1 लाख रुपए में खरीदा गया। वहां से ये गुड़गांव पहुंचा, जहां इसकी कीमत हो गई 1.5 लाख रुपए। गुड़गांव में इसे कुछ बाहरी सवालों के साथ मिला के एक 410 सवालों का गेस्ट पेपर बनाया गया, ताकि किसी को शक ना हो। वहां से ये राजस्थान में 30 लाख में बिका और फिर इंडिविजुअल एजेंट्स ने इसे 5-5 लाख में खरीदा। आगे जाकर यही पेपर आम छात्रों को 50-50 हजार रुपए में बेचा गया। ये साफ दिखाता है कि कागज का एक टुकड़ा रातों रात कैसे करोड़ों की इंडस्ट्री बन गया। इस टाइमलाइन पे जरा गौर फरमाइए। ये सिस्टम के फेलियर की पूरी कहानी बयां करती है। 26 अप्रैल को ही पेपर गुड़गांव में बिक चुका था। 29 अप्रैल तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया। 2 मई को तो ये व्हाट्सएप के जरिए सीकर पहुंच चुका था। मतलब एग्जाम होने से कई दिन पहले ही पेपर मार्केट में खुलेआम घूम रहा था और हमारी एजेंसियां बिल्कुल बेखबर थीं। फाइनली 12 मई को जाकर एक लंबा समय बीत जाने के बाद ऑफिशियली नीट को रद्द किया गया। अब इस कहानी में राजस्थान का एंगल काफी अहम हो जाता है। यहां 2 नाम प्रमुखता से सामने आते हैं, बीवाल ब्रदर्स। रिपोर्ट किया गया है कि यही वो लोग थे जिन्होंने गुड़गांव से पेपर 30 लाख में खरीदा और राजस्थान के कई इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जांच एजेंसियों की रडार पर आए इन लोगों के कनेक्शंस को समझना भी जरूरी है। सोर्स, डॉक्यूमेंट्स और मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावे दर्ज हैं, आइए उन्हें हूबहू देखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिनेश बीवाल बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य बताए जाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री के साथ उनकी तस्वीरों के होने का भी दावा किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा और हैरान करने वाला दावा है वो ये कि पिछले ही साल इनके परिवार के 4 सदस्यों ने नीट एग्जाम क्लियर किया था। ये वो सारे डॉक्यूमेंटेड दावे हैं जो फिलहाल इन्वेस्टिगेटर्स की जांच के दायरे में हैं। लेकिन देखिए, जब जवाबदेही तय करने की बात आती है तो कैसे अलग अलग राज्य आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ राजस्थान के इन्वेस्टिगेटर्स खुलकर कह रहे हैं कि इस पूरे लीक का एपिसेंटर नासिक था, लेकिन ठीक उसी वक्त नासिक के डीसीपी का स्टेटमेंट आता है कि ये सारी बातें एकदम बेसलेस है और नासिक में तो कोई पेपर प्रिंट ही नहीं हुआ। मतलब एक तरफ सीधा ब्लेम और दूसरी तरफ पूरा डिनायल। असली मुद्दा कहीं बीच में ही उलझकर रह जाता है।
और इन सबके बीच एनटीए के डायरेक्टर जनरल का ये बयान जरा सुनिए। उन्होंने कहा, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सिर्फ एक पीडीएफ सर्कुलेट हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ। अब याद करिए वो पिछला डेटा जो हमने देखा था, 180 में से 135 सवाल हूबहू मैच कर रहे थे। जब 75% पेपर लिटरली मैच हो जाए और फिर भी ऑफिशियल एजेंसी उसे लीक मानने से ही मना कर दे, तो ये हमारे सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है ना? और सच तो ये है कि ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। अगर हम 2024 के नीट एग्जाम को देखें तो हिस्ट्री खुद को रिपीट करती हुई नजर आती है। तब भी पेपर सर्कुलेट हुए थे। तब 67 छात्रों ने 720 में से 720 का परफेक्ट स्कोर हासिल किया था, जो स्टैटिस्टिकली लगभग नामुमकिन है। तब भी हंगामा हुआ, लेकिन क्या कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ? नहीं। अधिकारी तब भी रिपोर्टर्स के सवालों से बचते दिखे, और यही वजह है कि ऐसे फर्जीवाड़े बार बार होते हैं। इन सारे आंकड़ों, पॉलिटिक्स और ब्लेम गेम के पीछे एक सच और भी है, इस पूरे स्कैम की ह्यूमन कॉस्ट। उन लाखों छात्रों के बारे में सोचिए जिन्होंने महीनों तक रात दिन एक कर दिया। उनके परिवारों ने कोचिंग और तैयारी पर अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी, और फिर अचानक पता चलता है कि सब बेकार हो गया और री एग्जाम देना होगा। उस स्ट्रेस, उस मेंटल ब्रेकडाउन की भरपाई क्या कोई सिस्टम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि इतने अनिश्चित और कॉम्प्रोमाइज सिस्टम के भरोसे अपना पूरा फ्यूचर दांव पर लगा देना कोई समझदारी नहीं है। सोर्सेस से जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस मिलती है वो है हमेशा एक प्लान बी रेडी रखना। आज के दौर में मेडिकल के अलावा भी कई बेहतरीन और फ्यूचर प्रूफ करियर ऑप्शंस हैं। डेटा साइंस, यूआई डिज़ाइन, सस्टेनेबिलिटी, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स या क्लाइमेट्स रिसर्च, इन नए रास्तों को एक्सप्लोर करना आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही चुभने वाला सवाल सामने आता है। जब हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम इस तरह हैक हो जाए और एजेंसियां जवाबदेही लेने के बजाय पर्दापोशी करने लगें, तो इसकी अल्टीमेट कीमत आखिर कौन चुकाता है? क्या सिर्फ वो छात्र जिनका साल बर्बाद हुआ, या फिर ये पूरा समाज जिसे आने वाले कल में ऐसे डॉक्टरों के भरोसे रहना पड़ेगा जो अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि खरीदे हुए पीडीएफ के दम पर वहां पहुंचे हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ये सोचने वाली बात है और इस पर हम सबको गहराई से विचार करने की जरूरत है।